स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SIR सिंह पर। आज हम करेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट इडुटेरिया का सेट नंबर 5। आप लोग बार बार पूछते थे कि सर बिहार दरोगा के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाए, कौन अच्छा है। तो मैं इडुटेरिया का करवा रहा हूँ, मैं इसको सारा देखा हूँ खुद से, तो मुझे ये सेट बहुत बेस्ट लगा क्योंकि ये BPSC प्री के लिए भी और दरोगा के लिए भी, मतलब जीके का लेवल इसमें बहुत अच्छा है। और मैं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें चूंकि डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है सारे क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको करवा देता हूँ। डिटेल्स नहीं दिया हुआ है तो आप मेरे साथ इसको डिटेल्स में करेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको आप कॉपी पर नोट करते रहिएगा, और इससे आपका एक बहुत अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा जो आपको हमेशा काम करेगा, और एग्ज़ाम लास्ट टाइम में आप इसको रिवीजन भी मार लीजिएगा। तो मेरे साथ नोट्स भी बनाइएगा साथ साथ, या जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट कर ले, और जो चीज़ लगता है कि याद है तो ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है परफेक्ट एडुशाला, जहां आपको जीके जीएस संबंधित सारा तैयारी कराया जाता है। जनरल कंपटीशन कोई भी नौकरी में हो, चाहे दरोगा, चाहे SSC, चाहे बैंकिंग, किसी भी नौकरी में हो, तो परफेक्ट एडुशाला एक ग्रुप है मेरा, परफेक्ट एडुशाला। आप सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1985 में। फिरोज शाह मेहता अकेले नहीं थे दोस्त, इनके सहयोग के लिए KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब भी थे, तो आप वो दोनों भी लिख लीजिएगा। फिरोज शाह मेहता के साथ KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब भी थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई प्रेसिडेंसी स्थापना 1985। कौन कौन किया था? तो फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? चलिए सबसे पहले हम मृत घाटी के बारे में जान लेते हैं। तो मृत घाटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे नीचे गर्म एवं शुष्कतम घाटी है, जो उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ स्थित है? अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन का बात किया जाए डेथ वैली का, तो ये अमेरिका के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। तो चलिए, तो आप जान गए कि ये गर्मी यहाँ अत्यधिक गर्म होता है, इसी के कारण प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आप चीज़ों को जानेंगे तो आप कौन क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध नहीं है, कौन सही है, उपरोक्त में से कौन गलत है, आप एक ही बार में पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले आप मृत घाटी का लोकेशन मैं पूरा डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन चुनना है। पहला कथन है, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश के पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों घाटियों में पाई जाती है। सही बात है दोस्त, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश और पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में पाई जाती है। दूसरा, प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेप होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर नहीं दोस्त, खादर कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास नहीं दोस्त, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और ह्यूमस अधिक पाया जाता है, और पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक कथन सही हो जाएगा, लेकिन इस बुक में आंसर डी दिया हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार तो ये जलोढ़ मिट्टी में पोटास और नाइट्रोजन कम पाया जाता है, जबकि फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण पूछ रहा है कैसे लगता है, तो दो टाइप का ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण तब लगता है दोस्त, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम चंद्र ग्रहण का बात करें, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण है। अगर चंद्र ग्रहण पूछेगा तो ये सही हो जाएगा बी। और चूंकि यहाँ सूर्य ग्रहण है तो इसलिए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। दोनों चीज़ आप समझ के देखिए, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गया। अब चलिए, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है दोस्त, विश्व में नंबर 1 बोले तो। और ये पूरा विश्व का लगभग 29% जो यूरेनियम है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अकेले रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं 10 डिग्री चैनल है अंडमान एवं निकोबार द्वीप को, तो बिल्कुल सही है दोस्त। अब देखिए डोवर जल डमरू है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये भी सही है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को अलग करता है डोवर जल डमरू। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मलक्का जल संधि, ए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेविस जल संधि, तो डेविस जल संधि दोस्त ये अलग करता है ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अंतर्गत आता है और बेफिन द्वीप जो कनाडा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर है, इसलिए गलत हो जाएगा। डेविस जल संधि जो है वो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग करती है। ग्रीनलैंड जो पार्ट है वो डेनमार्क का पार्ट है और कनाडा जो पार्ट है वो बेफिन द्वीप जो पार्ट है वो कनाडा का पार्ट है। अब चलिए ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में पाए जाने वाला स्थल प्रचलित है। तो भीतरकनिका आप लोग जानते होंगे, उड़ीसा में है ये जगह भीतरकनिका। देखिए ये सब भी आप सिमलीपाल भी उड़ीसा में है, सुल्तानपुर और पेरियार केरल में है, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। अब बताइए फेफड़ा से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऐसा वन खोजना है जो हमको सांस लेने में इजी बना दे, श्वास लेने में। तो ये अमेजोन वर्षा वन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के लिए फेमस है और विश्व का लगभग जितना जो वर्ल्ड में ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है उसका 20% दोस्त अकेले ये अमेजोन वन कर देता है। तो अमेजोन, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि विश्व पृथ्वी का फेफड़ा क्यों बोला जाता है अमेजोन वर्षा वन को। और इसका लोकेशन का बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है अमेजोन वन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वहाँ एक देश भी है। अब चलिए निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। अगर ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का बात करें दोस्त तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आप लोग को पता होगा जैसे एसी फ्रिज वगैरह से निकलता है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को क्षय पहुंचाता है। ये O3 ओजोन होता है उसको तोड़ देता है। तो अब चलिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया। तो ये टेंसले हो जाएगा, ये जी टेंसले, मैं टेंसले ट्रिक बना लिया हूँ टेंसले। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। पश्चिम की ओर कौन कौन नदी प्रभावित होती है पूछ रहा है। तो नर्मदा बिल्कुल सही है, पश्चिम की ओर बहती है। माही ये भी पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती ये भी पश्चिम की ओर बहती है। और महानदी का बात करें तो ये पूरब की ओर बहती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मुख्य रूप से इतना ही दूर में पाया जाता है। तो एक गलत हो जाएगा, बाकी पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाला, तो 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया है। तो ये क्षार और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण और जल। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोग याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भस्म है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NOH होता है, ये प्रक्रिया करके NaCl बना रहे हैं और H2O छोड़ रहे हैं, तो ये इसको हमेशा उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। इसमें ऑक्सीकरण नहीं पूछ रहा है दोस्त, बोल रहा है कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो अवक्षेपण हो जाएगा, अवक्षेपण। बाकी श्वसन, दहन, भोजन का पचना सब ऑक्सीकरण में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु पूछ रहा है जो विद्युत का सुचालक है, तो आप लोग जानते होंगे ग्रेफाइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा सीधा समतल दर्पण होता है, जिसमें आप लोग चेहरा देखते होंगे। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल एवं उत्तल दर्पण। और उत्तल जो गाड़ियों के साइड मिरर में यूज किया जाता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है, जो अच्छा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं? पृथक्करण करने की कौन कौन सा विधि है? तो रावाकरण है, आसवन है, निस्पंदन है, और ऊर्ध्वपातन है। चारों से पृथक्करण होता है दोस्त। ऊर्ध्वपातन आप लोग जानते होंगे कि ठोस जिसमें सीधा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ए, और होता है कपूर हो गया, जैसे कपूर जलाते होंगे तो ठोस रूप में रहता है, तो ए ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो पूछ रहा है किस हार्मोन का स्राव होता है, तो इसमें होता है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन का भी होता है, ग्रीवा से होता है इसका स्राव। तो उपयुक्त में से सभी का स्राव होता है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, सुम्मिलित करें। टेकोफेरॉल है, तो आप लोग जानते होंगे टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का। तो विटामिन ई से क्या होता है दोस्त? जनन क्षमता में कमी हो जाता है, तो ए का हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए नेफ्थोक्यूनोन विटामिन के को बोलते हैं दोस्त, इसको और कहीं कहीं फिलोक्यूनोन भी बोलते हैं। तो ये विटामिन के का नाम है। तो विटामिन के से क्या नहीं होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का, ना जमने से अधिक रक्त नहीं जमता है विटामिन के कमी से। अब थायमिन है, तो थायमिन तो आप लोग जानते होंगे, थायमिन विटामिन बी का नाम है। तो विटामिन बी से क्या होता है? बेरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साइनेकोबाल्मिन। तो साइनेकोबाल्मिन विटामिन B12 होता है। तो एक ही बचा है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। तो अब हम मिला लेते हैं कि ए के 3, डी के 4, ए के 3, डी के 4, बी के 1, सी के 2। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पूछ रहा है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बहुत फेमस है ये अमीबा। तो कुटपाद द्वारा होता है, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है दोस्त, तो जूल हो जाएगा। बाकी जूल प्रति सेकंड सब ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान के किस भाग में सहकारियों समिति का उपबंध किया गया है? तो 9ख में किया गया सहकारियों समिति का उपयोग। तो चलिए, उपबंध किया गया 9ख में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विचार करने के लिए बोल रहा है निम्न कथनों पर। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं, देखते हैं। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। देखिए दोस्त, रीट तो दोनों जारी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी, लेकिन दोनों 5 ही प्रकार का रीट जारी करते हैं, जिसमें प्रमुख रीट आप देख लेंगे हमारे साथ, या कॉपी पर नोट कर लेंगे, या जो मौलिक अधिकार पढ़े होंगे अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें पढ़े होंगे कि 5 प्रकार का रीट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो पहला ये तो गलत है, पहला तो गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत, जो मैं बोला दोस्त, तो केवल 2 सही हो जाएगा। और इसमें अगर ये 5 रहता 5, तो ये भी सही हो जाता, पहला कथन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही पूछ रहा है मौलिक। चलिए कथन पढ़ते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये सही है दोस्त। सरदार स्वर्ण सिंह के बी देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, यह भी सही है दोस्त। नेक्स्ट पर आते हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए,
ये भी सही है दोस्त। स्वर्ण सिंह तो 8 ही बोले थे, लेकिन 10 कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, ये गलत है दोस्त। अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। उसमें क्या था, उसमें था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके माता या माता पिता और अभिभावकों का एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप तीनों इसको 11 मौलिक कर्तव्य करके सब याद कर लीजिएगा स्टेटमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्त, कहीं ना कहीं देखिए आप एक शब्द में मौलिक कर्तव्य के डिटेल्स के बारे में जान गए कि शुरू में 11 मौलिक कर्तव्य 8 मौलिक कर्तव्य दिए, फिर 10 जोड़ा गया संविधान में, और फिर 11वां कौन सा जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं आप पूरा जीके पढ़ ले रहे हैं मेरे साथ, इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सेट इग्नोर नहीं करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तभी मैं सेट चलाऊंगा, नहीं तो 100-200 लोग देखेंगे तो मैं सेट क्यों चलाऊंगा, बताइए आप लोग। और कैसा लग रहा है आप लोगों का ये सेट। देखिए मुझे सर्दी हुआ है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं सेट डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आवाज़ में भारीपन आपको महसूस हो रहा होगा, तो अगर लोग देखेंगे नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगा। इसलिए आप शेयर करिए इस सेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वीडियो देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। विशेषता पूछ रहा है कि कौन कौन है, तो चलिए हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल सही है दोस्त। 1919 का भारत शासन इसमें किया गया था कि केंद्रों का जो विधायी शक्ति का हस्तांतरण था वो प्रांतों को दे दिया गया था। अब चलिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, 2 नंबर है, यह भी सही है दोस्त। जो प्रांत में था वो द्वैत शासन की व्यवस्था कर दिया गया था, ये 1919 भारत शासन अधिनियम के अनुसार, और 1935 में उसमें केंद्र में द्वैत शासन किया गया था। चलिए तीसरा नंबर पर आते हैं। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्त। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आप लोग तीनों स्टेटमेंट देख लेंगे, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। ये आप लोग बताइएगा दोस्त, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में सारे जवाब देंगे, जो जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप पूरा देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ आप पढ़िएगा ना तो नीति निर्देशक तत्व के 6 धारा मैं आपको यहीं का यहीं याद करवा दूंगा। अब बताइए, कुटीर उद्योग का विकास नीति निर्देशक तत्व में है, जो 43 क में है। जैसे 43 में है कि कोई भी काम ऐसा मिले जिससे उसको निर्वाह मजदूरी दिया जा सके, तो इसको हम ट्रिक याद करते थे कि अगर 43 में निर्वाह मजदूरी नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा, 43 क के तहत कुटीर उद्योग खोल देगा अपना व्यवसाय, जिससे उसका निर्वाह हो सके। तो इससे आप लोग भी याद कर सकते हैं कि 43 में है कि निर्वाह मजदूरी देना मतलब पड़ेगा अगर काम अच्छा हो तो, और 43 क में है कुटीर उद्योग। अब चलिए बी नंबर ऑप्शन पर आते हैं, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। तो ये है दोस्त, ये है कि मतलब इतना आपको आजीविका देना पड़ेगा जिससे उसका गुजारा हो सके, जितना उसका। तो ये भी मौलिक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। और ऑप्शन नंबर हम सी पर आते हैं, तो इसमें है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। तो ये अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण आप लोग पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार। ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, अनुच्छेद 29 एवं 30, जिसमें अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। सी सही नहीं है, बाकी सब सही है क्योंकि ये मौलिक अधिकार का बात कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग डी पढ़ लेते हैं। डी क्या है, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा।
ये सही है दोस्त। देखिए अनुच्छेद 47, जैसे बिहार सरकार अभी शराबबंदी किया है, तो ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर राज्य सरकार चाहे कि अगर इसको करने से राज्य का कल्याण होगा तो वो काम वो कर सकता है। और इसी के तहत जो शराब भी बैन किया जाता है, शराब जो बैन किया जाता है वो अनुच्छेद 47 के तहत ही बैन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए जो लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति था ना दोस्त, वो मेन यह था कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं रहेगा ना, तो उसके दत्तक पुत्र क्या होता है, जो पुत्र मतलब गोद लिया गया है या जो उसका अपने मतलब अपना पुत्र नहीं, उसको दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो वैसे राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। लेकिन इसमें अवध एक ऐसा था ना जिसपे वो कुशासन का आरोप लगाया था, और कुशासन का आरोप लगाकर इसको मिलाया था, शायद इसीलिए इसमें अवध आंसर दिया गया है, क्योंकि अवध को भी मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन सा राज्य था जो राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो सतारा था, बघाट था, झांसी था, उसके अलावा नागपुर, बरार, तंजौर, उदयपुर। आप लोग सब लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से, सतारा, बघाट, झांसी, नागपुर, बरार, तंजौर, उदयपुर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए शारदा एक तो बना था 1929 में दोस्त, 1929 में ये बना था, सितंबर 1929 में, लेकिन इसको लागू लगभग इसके 6 मंथ बाद किया गया। तो ये 1930 आंसर हो जाएगा। पारित पूछ रहा है कब किया गया था, तो 1930 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एनजी रंगा के द्वारा किया गया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? ये पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था दोस्त, ये 1909 में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। तो देख लेंगे। अब 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया था, पहली बार बोल रहा है कि कब मनाया गया था, तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई। बिल्कुल सही है दोस्त, हंटर समिति गठित की गई थी। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन हो रहा था। ये भी सही है दोस्त, उन्हीं के गिरफ्तारी, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड, उन्हीं के गिरफ्तारी में एक शांति जन सभा हो रहा था जिसपे गोली चलाया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर एंड हिंद की उपाधि लौटा दी। यह भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। ये गलत है दोस्त। आप लोग जानते होंगे कि बिहार के पवित्र भूमि पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था, जो तीन काठिया के विरुद्ध था। इसे नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो चांदी हड़प्पा सभ्यता के काल में पाया गया था। आप लोग जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता, जो पढ़े होंगे। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हम लोग ज़्यादा वो डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं क्वेश्चन का, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त, ये लूसेंट पढ़े होंगे जो, तो उसमें दिया हुआ है, तो सबको पता ही होगा, बहुत फेमस भी क्वेश्चन है। तो हर्ष के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? बताइए। चैतन्य महाप्रभु को माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर के में किस शासक के द्वारा की गई? बताइए, भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी?
तो सी हो जाएगा दोस्त, धर्मपाल के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज व जीवक को भेजा था? तो ये बिंबिसार भेजे थे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? बताइए किसके शासन काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्त, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तारिख है मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत फेमस पुस्तक है, पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया था ये, तो याहिया बिन सरहिंदी हिंदी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, वायसराय, किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बताइए किसका? ये लॉर्ड हार्डिंग तो 44 से 48 रहे थे, कर्जन 1905 तक रहे थे, और इरविन 31 से 36 तक। लॉर्ड लिथुओ हो जाएगा क्योंकि ये 1936 से 43 तक रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, लगभग 7 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में जानवरों और पौधा की संरचना का अध्ययन किया जाता है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछ रहा है दोस्त, तो इसमें बस राष्ट्र के आय को शामिल किया जाएगा, तो निजी प्रेषण बिल्कुल सही है। बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, जैसे इंडिया किसी को कर्ज देगा तो उससे जो ब्याज आ रहा है तो वो हो जाएगा, वो सही है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। बाह्य अनुदान, ये भी हो जाएगा दोस्त। विदेशी निवासियों की आय, जो विदेश के लोग इंडिया में बस रहे हैं उसका आय को काउंट किया जाएगा नहीं ना, तो चलिए इसमें डी हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स समझने वाला चीज़ है, आप उसको समझ के मारिएगा ना तो सही हो जाएगा। देखिए क्लियर लिखा हुआ था, सो पूछ रहा था सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब देश में जो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को क्या कहा जाता है? बताइए। सरकारी ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको बोला जाता है, सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को। ये किस लिए किया जाता है? तो ये बाजार मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता? जारी करना नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है नहीं किया जाता, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बिल्कुल जारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस, ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी होता है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ये नहीं विश्व बैंक द्वारा जारी होता है दोस्त। आप लोग बताइएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, दोनों बताइएगा आप हमको। चलिए नेक्स्ट पे, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किसके कब की गई? तो 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? बताइए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये IMF जारी करता है दोस्त। IMF के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, वैसे मैं पीछे वीडियो में बता दिया हूँ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 में इसका नींव रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब राष्ट्रीय देशों का एक सम्मेलन हो रहा था, सभी राष्ट्रीय देशों का, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसी में इसका नींव रखा गया था। और इसका हम प्रबंधक, निदेशक और अध्यक्ष भी जान लेते हैं। तो इसका वर्तमान में जो प्रबंधक, निदेशक और अध्यक्ष है वो है क्रिस्टिनिना जॉर्जियोवा, जो 2019 से कार्यरत है, 2019 से। तो चलिए आप समझ गए होंगे। कैसा लगा आज का सेट आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि आप पूरा वीडियो देख लिए और इसमें क्या अच्छा लगा और क्या करेक्शन करना चाहिए ज़रूर सलाह देंगे आप मुझे। हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।